आज जिस बुक को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द पॉलिस्टर्न प्रिंस द राइज ऑफ धीरू अंबानी। एक ऑस्ट्रेलिया पत्रकार और लेखक एम.एस. मैकडोनल्ड द्वारा भारतीय बिजनेस टाइकून और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संस्थापक धीरूभाई अंबानी एक अधिकृत जीवनी है। इस पुस्तक को 1998 में ऑस्ट्रेलिया में एलन एंड एनविन द्वारा प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसे भारत में अभी प्रकाशित नहीं हुई। इस बुक को जो कि लिखा है, इस बुक के हमने जो कि पहले ही 5 चैप्टर देख चुके हैं। इस बुक की जो कि रेटिंग है वो 5 में से 3.9 की जिसकी रेटिंग है। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर 6 है, जिसका नाम है दोस्त सही जगह पर। यह था धीरूभाई अंबानी का एक सार्वजनिक चेहरा जो अंदरूनी सत्रों के एक छोटे से समूह के लिए जाना जाता था। एक अगला चेहरा जो आधुनिक एक विपणक गतिविधियों पर एक प्रकाश डालने हुए प्रकाशित किया गया। रिलायंस की वित्तीय कार्य प्रणाली एक दूसरे के ऑपरेशन था। वास्तविक हेरफेर रिलायंस को बनाए रखने के लिए शेयर की कीमत, प्रचार और सरकारी नीतियाँ, सफलता की कहानियाँ और जनता का पैसा आता रहे। हर कंपनी यह प्रयास करती अपने परिचालन वातावरण के इन तत्वों को उस हद तक सुधारने के लिए। बहुत कम लोगों ने अभी ऐसा किया। अपने निरंतर प्रयासों में रिलायंस की बराबरी की। ऐसे प्रतीत होता है कि धीरूभाई ऋण को तेजी से इकट्ठित में बदलने की सक्षम थे, उधार लेने के जाल में बच गए, जिनसे अंततः कई अन्य क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया। 1980 के दशक के विपणन शेयर बाजार का उछाल केवल संबद्ध उत्पादों का विस्तार करे कि उन्होंने रिलायंस के लिए विशाल आंतरिक अर्थव्यवस्था बनाई, लेकिन यह अभी भी उनके एक संतुलनकारी कार्य था जिसके लिए वह बहुत आगे की गति की आवश्यकता थी। और मशीनरी में लगातार तेल लगाना आमतौर पर इस बात पर सहमति थी कि रिलायंस की हिस्सेदारी ज़्यादा है। वित्त जुटाने की कीमत ही एकमात्र सबसे बड़ा कारक था। भरोसा तेजी से धन बढ़ाने के मार्ग के ऊपर के रूप में शेयरों को लगातार बढ़ावा दिया गया। धीरूभाई के निर्देशकों ने के कोर्ट के मित्रों को और ग्राहकों के आवंटन करने में मुक्त थे किसी भी मुद्दे के बारे में। हालांकि ये शेयर पार्सल आमतौर पर ऐसा ना करने के लिए शर्त के साथ आते हैं। 2 साल के वित्तीय बेचे बिजनेस और क्रिकनकलर गीता और पॉरमल ने बताया है कि कितने केंद्रीय था शेयर की कीमत। अरविंद का एहसास हुआ कि जनता को अपनी योजना में निवेश करने के लिए लुभाने के लिए वह उन्हें चीज पर ऊपर और कुछ देना था जिसके लिए वे पहले से ही आदी थे। उत्सर्जन और उनकी शेयरधारिता को लगातार सराहना थी। उस समय अंबानी को इस बात का एहसास नहीं था कि वे ट्रिमल को ऊपर चढ़ गए हैं जिसके वे अभी नहीं उतर पाएंगे। फटने के सक्षम अगले कुछ वर्षों तक इसे ट्रिमल की गति को लगातार तेजी की जाएगी। नियंत्रण से बाहर हो जाने की धमकी। जनता को समर्थन बरकरार रखने के लिए धीरूभाई ये सुनिश्चित करना था कि रिलायंस के शेयरों की कीमत हर महीने बढ़ती रहे। महीना, साल दर साल, जब तक ये बढ़ता चलता रहेगा, पैसा बरसता रहेगा। सिद्धांत के रूप में ऐसा होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि रिलायंस द्वारा जुटाना गया था उत्पादन निवेश के तत्पश्चात से तैनात होने से रिलायंस को आराम मिला जाता है। समय समय पर अपनी उपलब्धियों पर, लेकिन PFI संयंत्रों के तेजी से पूरा होने के बाद 1982 और मार्च 1986 में तपाल गंगा में PSA संयंत्र कंपनी निवेशों के लक्ष्य लगातार फिसलते रहे। ये एक नए स्रोत के सामने इसे राजनीतिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। मेरी और किसी भी स्थिति में धीरूभाई का आय के नियंत्रण पर्याप्त स्रोतों की आवश्यकता थी। अपने राजनीतिक भुगतानों के कवर करने के लिए अपने अधिकारियों और अधिकारी वेतन की नकद राशि जोड़े और कंपनियों को कानून में तब वेतन पर सीमा लगा दी और विभिन्न लाभों पर उनकी जारी रखा। संपर्क का नेटवर्क कुछ देर तक ये बाजार के खेल में उत्पन्न हो सकता है। प्रबंधन शेयरधारिता, निवेश और व्यापार के स्कोर के बीच फैला हुआ था। कंपनियां, इसका मतलब ये थी कि धीरूभाई वास्तव में एक ऐसा चक्र पर थे जिसमें वह बाहर नहीं निकल सकते थे, नहीं जो इतना चाहते थे कि उनकी दैनिक गतिविधियों पर निरंतर एंटोलाइन के रस थी, जिसमें से वह यौन, कपड़ा और पेट्रोकेमिकल में भारत के बाजारों में अपनी महारत लगातार साबित। शेयर और अंत में वैसा ही इस प्रक्रिया का रिलायंस की एक सुनिश्चित नकदी प्रवाह प्रचलन बन गया था।
स्टॉक ब्रोकर जिन्होंने धीरू भाई के साथ मिलकर काम किया वे आपस में भेद नहीं करते थे। राजस्व और पूंजी दलालों ने कहा वे केवल नगद प्रवाह पर काम करते थे। सहायता करना धीरू ने रिलायंस में उसने जुड़ी निजी कंपनियों, बैंकों और के बीच में पैसे की हेराफेरी की। बाजार के विश्वसनीय कर्मचारियों में का एक करीबी समूह था। कुछ परिवार थे, सबसे प्रमुख उनका था भतीजा रसिक भाई और मेसवानी, जो निजी खातों के सभी पहलू को जानता था, जिसमें राजनेताओं और पार्टियों के पत्रकार और अन्य लोगों के लिए उन्हें योगदान में शामिल है। अन्य वरिष्ठ प्रबंधक इंदू भाई जैसे आनंदन या सौराष्ट्र के पुराण परिचित थे। सेठ और भाई और मन्नू भाई सेठ या चंद्रवर्धन कंपनी रिलायंस के सचिव विनोद अंबानी कोई वित्तीय संबंध नहीं, ज़्यादातर मामले में आम थे। शुल्क कंपनियों की बढ़ती संख्या से लिंक, जो कि अक्सर पूंजीगत होती थी, कार्यालय लेकिन जरूरी नहीं थे कि एक नेम प्लेट्स एक या दूसरे के सामने पत्ते पर हो। बॉम्बे या अहमदाबाद के आसपास रिलायंस के कार्यालय और निजी जिनकी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। व्यापार और निवेश के रूप उदाहरण के लिए हेम लोडिंग एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के पुराने रिलायंस के निर्देशक थे। टेम्स किरलियो कौर के दिग्गज और रतोकम भाई दोषी और मुनि भाई शेठ के शामिल थे। विनोद अंबानी प्रिंटर और इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के सदस्यों द्वारा नियोजित किया गया था। मेजबानी परिवार जगानंद इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग चौकसी को एक निर्देशक के रूप में भानुवत पटेल और उनकी कई कंपनियों की सहायता की थी। मेन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड नामक एक कंपनी सितंबर 1974 में नियमित हुई और उसके इस्पाल और सिंडिकेट बैंक मुख्यालय में पंजीकृत किया। कार्यालय धीरू भाई और उनके वास्तविक परिवार के साथ ससुराल वाले और रितलाल मुझालाल जैसे पुराने दोस्त शामिल थे। 1983 के अंत में वार्षिक रिटर्न में मेक इन्वेस्टमेंट की शीर्ष शेयरधारकों में कहानी ये बताई जाती है कि एक बार विनोद अंबानी या कोई अन्य अधिकारी धीरू भाई के पास आए, नई बनाई जा रही कंपनियों के मेजबान का नाम क्या रखा जाए। इस पर उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए धीरू भाई ने उनके विष्णु सहस्त्र नाम का एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ निकालने को कहा। नाम जो कि भगवान विष्णु के 1000 नाम कई निवेश कंपनियों के बाद के घोटाले के दौरान खोजे गए थे। अफसोस में वास्तव में ये दिव्य अवतारों में के नाम थे। यदि तंत्रिका तंत्र के मेकर चेयरमैन फोर्थ में रिलायंस कॉर्पोरेट मुख्यालय था, तो निर्मम फ्लाइट या जहाँ धीरू भाई थे, आवश्यकता पाइपलाइन रिलायंस के लिए शेयर रजिस्ट्री और ट्रांसफर एजेंसी के स्वामित्व शामिल रहा। कंपनी के शेयरों धारकों का वितरण और कागजी कार्रवाई अंत तक लगभग 1.2 मिलियन 1986 रजिस्ट्री के अक्सर इन हाउस के रूप में वर्णित किया गया था, लेकिन वास्तव में ये एक अलग थी। कंपनी रिलायंस और कैस्टर टैक्सी सर्विस लिमिटेड, जिसमें कोई 100 कर्मचारी थे, वे बम्बई के सुदर औद्योगिक उपनगर अंधेरी में एक बड़ा इमारत में काम करते थे। धीरू भाई को अपनी लेखा कार्य के संबंध में अपनी लेखा परीक्षकों और विशेषकर लेखा परीक्षणों के लिए कुछ आपत्तियों का सामना करना पड़ा। चतुर्वेदिक एंड शाह के फर्म, जिसने जल्दी रिलायंस के बड़े खाते साफ कर दिए हैं, दिन के साझेदार DN चतुर्वेदी ने अपना अधिकांश कार्य रिलायंस को में बिताया। प्रधान कार्यालय के साल भर साझेदारी में दूसरा नाम एक रिलायंस के बेटे का है। 1990 के दशक में शुरुआत तक निर्देशक जयंतीलाल आर शाह जब रिलायंस के मुश्किल दौर से गुजरी तो गरीबों को उभारने के लिए एक उपाय लेखन वर्ष के बदलने के लिए लाभप्रद थी। इस प्रकार 1978 में जब हटाया गया तो उच्च इकाई मूल्य योजना ने रिलायंस की तरह ही घरेलू बाजार में जाने के लिए मजबूर कर दिया। सार्वजनिक हो रही थी कंपनी अक्टूबर सितंबर वर्ष में बदल गई। जनवरी दिसंबर वर्ष भले ही ये जुलाई जून वर्ष में केवल 2 आगे बढ़े हों। वर्षों पहले की बात के मुताबिक मुसीबतों के समय 1987 और 1988 में रिलायंस ने इसे बदलाव किया। लगातार 2 वर्षों में लेखन अवधि 15 वर्ष में 4 परिवर्तन
और अधिकांश भारतीय कंपनी द्वारा अप्रैल मार्च वर्ष के उपयोग करने में अपने पहले बाजार के आगे बढ़ाने का एक तरीका पैसे का वजन है। बेशक सबसे अधिक अच्छा तरीका यह है कि किसी और पेश का उपाय करें, जबकि धीरू भाई सही मायने में भारत के पिता होने का दावा कर रहे थे। एकत्रित पद पर एक अन्य महत्वपूर्ण गुरु यूनिट के अध्यक्ष मनोहर जे परवानी थे। उन नवंबर 1989 के लगभग 10 वर्ष तक भारत का ट्रेड, हालांकि इसकी स्थापना द्वारा की गई थी। 1964 के सदस्य संसद के अधिनियम के अनुसार यूटीआई फेरवानी तक शांत था। आगमन मूल्य के रूप में सिंधी के लिए रहने वाले फरवानी एक आतिश व्यक्ति थे। महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपनी पहचान बनाने के लिए उत्तोषोक्त और रूढ़िवादिता से बाहर कदम रख रहे तैयार है। यूटीआई फंड के लिए सदस्यता बढ़ाएं। उदाहरण के लिए आसपास मोबाइल कार्यालय कर नए निवेशकों के लिए साइन अप करने के लिए मध्यवर्गीय पड़ोस और समृद्ध ग्रामीण क्षेत्र उनके घर। उनकी अध्यक्षता के दौरान यूटीआई का निवेश योग्य 4.6 रुपये से बढ़ाकर अरब 1979 से 80 में 176.5 अरब रुपये जो नीतीश सेन गुप्ता के जेआरडी के उद्भूत किया गया। टाटा ने मुंबई में एक सेमिनार में कहा कि वह पूंजी बाजार में एन सेन गुप्ता के यूटीआई अध्यक्ष की गढ़ बनाने के लिए बहुत अच्छा कुछ किया है। एम जे फरवानी, धीरूभाई और फरवानी करीब आ गए और उनकी सफलता का प्रभावित किया। अन्य रिलायंस शेयर की बढ़ती कीमतों के मतलब यूटीआई की इकाइयों के बढ़ते मूल्य और यूटीआई की भारी है। रिलायंस में निवेश से धीरूभाई की कीमत ऊपर रखने में मदद मिली। धीरूभाई के पास अन्य स्वयं भी कुछ धन था। रिलायंस के नकद भंडार का उदाहरण दिया जा सकता है। संबद्ध निवेशों के कंपनियों शेयर खरीदती है या अनौपचारिक रूप से बैंकों में जमा कराती है। उन निवेशकों को कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए ऋण के विरुद्ध अतिरिक्त सुरक्षा और डिबेंचर लेनी, लेकिन अधिकतर बाजार की सूचना या भावना पर प्रेरित होता है और ये फंड लाभ लेते हैं। 1993 में जब तक कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड नव सशक्त नहीं हो गया, हालांकि एक नए नियम लागू किए गए, लेकिन भारत में अंदरूनी व्यापार के खिलाफ कोई स्पष्ट कानून नहीं था। कंपनी कानून द्वारा को अपने स्वयं के शेयर खरीदने के मना किया गया था। वह यह था कि हालांकि कंपनी के लिए देखना सामान्य माना जाता है कि उनके शेयर की कीमत थी, मुद्दों से पहले मित्रवत दलालों और हामीदारों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता और अक्सर संवेदनशील के लिए जनता से पहले कुछ निवेशकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए शेयर मार्केट रिसर्च था। मैं किसी कंपनी के प्रदर्शन के बारे में खुफिया जानकारी को लेकर उतना चर्चित नहीं हूँ जितना कि कंपनी के प्रदर्शन के बारे में। किसी विशेष स्टॉक को ठोस मूल्य वृद्धि के लिए लक्षित किया जा रहा था इसके द्वारा, लेकिन रिलायंस के शेयर मूल्य धीरूभाई का साल भर का हस्तक्षेप था और रहेगा अत्यधिक असामान्य। हालांकि धीरूभाई को अंदरूनी व्यापारी के रूप में वर्गीकृत करना न्याय नहीं करता है। उनकी गतिविधियों का दायरा किसी भी को भी सलाम करने के लिए उनकी इच्छा को उनकी खेती 1980 के दशक में शुरुआत में कनिष्ठ कर्मचारियों और नवगंतुकों ने मित्रों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया। राजनीतिक, सरकारी मंत्रालय और वित्तीय क्षेत्रों में पहले संवर्धमान सामग्री के प्रसिद्ध सूट लंबाई के उपहारों द्वारा उत्ता किया गया। रिलायंस के फ्लोटों के बाद 1977 में धीरूभाई शेयरों को डिबेंचर के पार्सल और आवंटित करने में सक्षम थे। किसी भी मुद्दे को प्रमोटर का कोटा और अंतर व लाभ प्रस्तुत गारंटी होनी होती है, निर्भय और बाजार के मूल्यों के बीच या रूपांतरण की भावना से। फिर अधिकारियों के साथ धनों में धीरूभाई अद्वितीय नहीं थे। कई कंपनियों ने अपने नौकरशाहों में मित्र और व्यावसायिक सत्ता के करीब रहना पसंद करते थे और किसी अधिकारी वे अपने बच्चों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद नौकरियां अवसर की तलाश में रहते थे। लेकिन हमेशा की तरह धीरूभाई ये डिग्री थी कि उनकी पकड़े सिर्फ प्रत्यक्ष मंत्रालयों तक ही नहीं थी। रिलायंस की प्रासंगिकता वित्तीय उद्योग, वाणिज्य, कपड़ा,
पेट्रोकॉम, लेकिन वे अन्य जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय जहां सामान्य शक्तियां थीं, सरकार और नियंत्रित किया गया है। उनका मतलब यह था कि वह मंत्रालयों में से किसी भी दस्तावेज या फाइल पर हस्तक्षेप मुश्किल से होते थे। उदाहरण के लिए धीरूभाई को सूचित करने से पहले अंदरूनी कारोबार सिर्फ अंदर ही नहीं था। रिलायंस स्टील लिमिटेड के मामले, लेकिन भारत सरकार के मामलों में हस्तक्षेप जानकारी एक छत्र करने के आगे बढ़कर प्रभावित करने या यहाँ तक कि प्रभावित करने के बिंदु जाया गया। प्रमुख नौकरशाही नियुक्तियों का नियंत्रण करना और इस प्रकार की नीतियों या प्रभावित करना व्याख्या था। भारत के कई हिस्सों में सरकारी नौकरियों का आवंटन लंबे समय तक नीलामी में सबसे अधिक कीमत राजस्व जुटाने की और पुलिसिंग में लगे लोगों द्वारा प्राप्त किया जा रही है। एजेंसियों को यहाँ भ्रष्टाचार की संभावनाएं अधिक है। यह माना जा रहा था कि सबसे कमजोर राज्य प्रशासन बिहार की नीलामी में आयोजित की जाती है। राजधानी पटना के मुख्य सड़कों के एक कैफे के में एक कमोबैक्स गुलाम, नई दिल्ली में एक पुलिस की पदोन्नति और तबादलों में शहर में तक एक जाने माने पत्रकार की दलाली होती है। मुंबई में मिट्टी भर वरिष्ठ नागरिकों के बीच प्रतिस्पर्धा होती थी। अध्यक्षों और मुख्य कार्यालय के पदों के लिए वित्तीय क्षेत्र के अनुभव के साथ सरकारी वित्तीय संस्थाओं के धीरू भाई जब लॉबिंग के सक्रिय थे, बैंक, बीमा कंपनियों और वितरित प्रणालियों के शीर्ष पद पर खाली हो गए। और जैसा कि एक पुराने प्रतिनिधि ने बताया कि धीरूभाई सभी फोन करने के नीचे करते थे, उम्मीदवारों और अपने समर्थन के आश्वासन दे रहे हैं, भले ये वास्तव में एक निर्णायक होगा। विजेता ये सोचकर रह सकता है कि वह उनकी नई नौकरी का श्रेय समर्थन हो जाता है। हालांकि सबसे वशिष्ठ स्पर्श देश के उनका उपयोग में था और उनके पहले से जीडी बिरला हो सकता है कि वह सामने के रूप में लाइसेंस राज्य का स्वामी हो और जनता को खरीदने के खिलाफ उत्साहित हो। शायद मंदिरों को और कॉलेजों के निर्माण में देवी कृपा हुई, लेकिन बिरला को एक नापसंद था। प्रेस और पत्रकारों के साथ घुले मिले की कभी परवाह नहीं थी, भले ही उनके परिवार के साथ उनकी इसमें स्वामित्व था। हिंदुस्तान टाइम्स भारत के सबसे मजबूत अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में से एक सदस्य से अपने धन के अति विस्तरित महाराजाओं और नवाबों के ज़ेवर बजाते रहे या वो की जनता से भारत के व्यापारियों को दिखावे से सावधान कर दिया था। सामाजिक पदकर्मों में अपने स्थान से आगे बढ़ते हुए नहीं दिखा जाना चाहिए और हाल में कई बार लाइसेंस राज्य ने निजी संपत्ति के खिलाफ निरीक्षणों के समूहों को तैनात कर दिया और व्यावसायिक उन्हें राजनेताओं और अधिकारियों द्वारा इस बात व्याख्या देने की सीख लिया। आर्थिक नियोजन एवं निर्देशक निवेश की श्रेष्ठता धीरूभाई के मन में पत्रकार के प्रति एक निश्चित अवमानना का भाव था। कुछ स्क्रैप फेंके तो अपना पेट भरने के पहले सड़क के कुत्ते और कौवे एक पारिवारिक मित्र से उसे याद करते हैं। शुरुआती दिनों में है बेटों मुकेश और अनिल के बुलेश्वर में शामिल करने का आदेश दिया, लेकिन वह अपने पहचान गए कि जनता की सोच के ढालने में प्रेस कितनी शक्तिशाली हो सकता है और राजनेता रिलायंस के कम विज्ञापन के खर्चे व उनकी कंपनियों पर स्वतंत्र नियंत्रण दिला दिया। कम स्थापना समाचार पत्र और पत्रिकाओं 1980 के दशक की शुरुआत तक नए कंप्यूटराइज रचना और फोटोटाइपिस्ट की तकनीक ने एक जन्म दिया। भारत का प्रकाशन का विस्फोट और विश्व रूप में क्षेत्रीय भाषाओं पर जहां इसे काबू पा लिया। जटिल लेखिकाओं की तकनीकी समस्याओं और किफ़ायती तरीकों से हल करना और गुजरात नंबर इसका अपवाद रिलायंस के लिए विज्ञापन का राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत गुजरात, बम्बई और विदेशों के गुजराती प्रशासन धीरूभाई ने अपने तसुब का इस्तेमाल किया गया। गुजराती स्तंभार क्रांति मट्टों को बुलाए जाने की याद एक अखबार के संपादन की मदद से गुहार लगाई गई, जिसके शत्रुतापूर्ण अखबार छापकर रिलायंस के नाराज कर दिया। प्रोग्राफ, जो कि जाहिर तौर पे एक प्रतिष्ठित मारवाड़ी स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा लिखा गया, रिलायंस के पास था, परंतु
सारे विज्ञापन रद्द कर दिए गए। भट्टे को याद है कि वह धीरूभाई को मिले तो उन्हें बहुत क्रोध किया और उन्होंने धीरूभाई को फेंक भी दिया था। एक बिंदु पर टेलीफोन में श्री अंबानी ने अपने विज्ञापन प्रबंधन में बुलाया और कहा, मुझे हमारी विज्ञापन योजना दिखाइए। फिर उनसे उसे कहा कि यह विशेष निकलो अखबार। इससे मतलब ये कि अखबार के प्रति वर्ष 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उसके बाद भट्टे संपादन के पास वापस गए और उनको बताया कि संदेश में यह भी कुछ नहीं है कि अगर विज्ञापन चाहे तो रिलायंस के खिलाफ लिखा जा सकता है। अगला मुद्दा नुकसान का था, नियंत्रण, और एक बहुत लंबा और एक अनुकूल लिखा गया है। भट्टे ने कहा कि विज्ञापन देना बहाल कर दिया गया है। बाद में भट्टे और धीरूभाई के स्वयं को पता लगाने के लिए बुलाया कि गुजराती का प्रकाशन क्यों है। ब्रिटेन में अचानक रिलायंस की आलोचना करने के लेखों पर की और एक श्रृंखला छापने की शुरू की गई। बाद प्रकाशन के बाद करते हुए भट्ट के जवाब दिया, सर ये विज्ञापन के लिए याचिका है। याचिका का उत्तर दिया गया और उसे लेके बंद हो गए। आपके इन उदाहरणों के इसे गुण कर सकते हैं। 1 मिलियन। भट्ट ने कहा कि धीरूभाई बड़े महानगरीय समाचार पत्रों पर उतनी शक्तियाँ नहीं रख सके, लेकिन वे अपने पत्रकारों और संपादकों को तैयार कर सकते हैं और उन्होंने ऐसा किया। भारतीय प्रेस की प्रवृत्ति होती है देश के अधिकांश अन्य प्रमुख संस्थानों की तरह स्वतंत्र, लेकिन कई हिस्सों के भ्रष्ट इसको छोड़कर मुंबई के कम वेतन वाले के पत्रकार को प्राप्त करने की आदि है। प्रचार चाहे वाले व्यवसायी का उपहार और उनके मालिकों के पाकर प्रसन्न होते हैं। उनके वेतन और बिल व उनकी सब्सिडी दी जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ब्रीफ होता है। भोजन और पिए और नकदी उपहार व वाउचर वाले लिफाफे सौंपे जाते हैं। जनसंपर्क अधिकारी बाहर जा रहे हैं। लोग लिफाफे प्रथा सबसे अधिक फल फूल रही है, जबकि नई कंपनियां शुरू होती हैं और स्टॉक एक्सचेंज में तेजी आती है। मुद्दे बड़े और तेजी से आए। यह है कि बड़ी अंग्रेजी भाषा में यह पैराग्राफ भी अखबार का मतलब है किसी नई कंपनी का प्रमोटर के लिए पहचान। प्रेस में वेटर्स और कुछ फैशनेबल स्रोतों के मालिकों के भुगतान करने के लिए किया जाना चाहते हैं। मेजों पे प्रतीक्षा करने के लिए शक्तियाँ एकत्रित करने के सक्षम होने वाले विशेषाधिकार के लिए मुंबई के कुछ भावी व्यवसायी संवाददाता पूरी तरह से यहाँ तक कि वेतन के सभी परहेज करने को तैयार हैं। संवाददाता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के बदले अखबार को मासिक शुल्क का पेशकश करे। रिलायंस लिफाफे की पत्रकारिता की अग्रणी थी। मैं एक वरिष्ठ व्यापारिक पत्रकार मुंबई को याद दिलाता है। पत्रकारों का सम्मान के लिए 2000 रुपये तक वाउचर मिलते थे। लिफाफा नामक एक विमल रिटेल आउटलेट वरिष्ठ पदों की बैठक कुछ नियमित हो जाए। मासिक भुगतान और रिलायंस शेयरों के वाउचर के मुद्दे समतुल्य पर अंबानी का पत्रकार ने कहा कि प्रेस के मोल्ड्स को डैडी डीजे के रूप में जाना जाता है। बिंदु आदमी के रसिक भाई मैसवानी को वह पूर्णतः सज्जन व्यक्ति थे जिनका दरबार 24 घंटे खुला था। पत्रकारिताकारों के लिए प्रतिदिन घंटे लोगों को महीने की पहली तारीख को वसूल करने जाते थे। धीरूभाई को यह एहसास हुआ कि रिपोर्टर कुछ मिला उनका अंतिम मध्य स्थिति नहीं था। प्रकाशित उन्होंने देश संपादक और उनके संपादकों को विकसित किया, जिससे रिलायंस को स्वीकार कर लिया। अपने लिए डिबेंचर और उनके भुगतान के लिए बैंकों की वित्तीय व्यवस्था को मदद करना था। गेरिगल जैन 1980 के दशक में टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक रहे। करीबी पत्रकार और डेडी इंजन का उपयोग करने न केवल रिलायंस के बारे में अनुकूल समाचार प्राप्त करने के लिए किया जाएगा, प्रमुखतः उनके छपे हुए खुफिया नेटवर्क का विस्तार भी बन गए। पूछे रहे प्रतिद्वंद्वी और व्यवसाय के रिलायंस के बारे में ऑफ द रिकॉर्ड अपने स्पष्ट विचारों के लिए और फिर उन्हें वापस रिपोर्ट में करना और इस सिद्धांत पक्की की अफवाह व गपशप के पर अधिक ध्यान दिया जाता है। वह उनकी विशिष्टता व आभास होता है कि प्रेस के वालों का उपयोग रोपण के लिए किया जाएगा।
रिलायंस गतिविधियों की खूबियों व अन्य कंपनियों की विफलताओं के बारे में राय कभी कभी पत्रकारिता नेटवर्क की गैरकानूनी या शर्मनाक वितरण पेश करना है। प्रतिद्वंद्वियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का व उनका उपयोग शांति प्राप्त करने के लिए किया जा सकता था या ऐसा न होने पर उनको सौंप दिया गया। दंडात्मक कार्यवाही व या पेंशन पर परेशान करने वाले जांचों के अधिकारी बहुत से पत्रकार उनकी सहयोगियों द्वारा माना जाता है कि रिलायंस में जेब में है वे उनके इनकार कर देंगे खरीदता जा रहा है और वास्तव में वे उनके चतुर्थ जाल में फंसे जाते हुए हैं। वह स्रोत वे बहुत करीब जाने जिनके उनकी अच्छी तरह कहानियाँ दी जाती है और फिर किसी नकारात्मक समाचार के स्वीकार करने के अत्यधिक मात्रा में अहंकार शामिल है और उनके विशेष रूप के लिए समाचार पत्रों जो कि भारतीय का सबसे जीवित और संबंधित तेजी से बढ़ते हुए वाले वर्ग की 1980 के दशक में मीडिया निजी स्वामित्व वाले टेलीविजन में आने से पहले आखिरी दशक सैटेलाइट पर प्रसारण धीरूभाई और रिलायंस के रंगीन और ताज़ा कहानी थी। वह था जो अत्यधिक प्रभावी छवि निर्माण ऑपरेशन, लेकिन शायद अनिवार्य रूप से किसी आकस्मिक परिचयों से जानता है कि जनता को धीरूभाई के गुप्त युद्ध अभ्यासों की झलक दिखाने को अनुमति दी। ये शुरुआती 1983 के विकसित हुई जो वित्तीय प्रणब मुखर्जी की शुरुआत की। वे और नए अनिवासिक भारतीयों की प्रतिक्रियाओं पर संसद के कुछ विवरण दे रहे हैं। उन्होंने फरवरी में अपने पहले बजट शेयर बाजार को निवेशक को नियमों की घोषणा की। 1982 में पहले NRI को भारतीय पोर्टफोलियो के निवेश करने की अनुमति दी गई शेयर, लेकिन उन्हें अपने धन को वापस लेने की अनुमति नहीं थी। नई प्रणालियों के ने NRIS को अनुमति दी या सीधे पैसे लगाने के लिए कंपनियों और ट्रेडों को स्वामित्व कम से कम 60% NRIS के पास हो। भारतीय शेयरों में और अपने शेयरों को बेचने के बाद धन वापस लाने के लिए वह था। उसी वर्ष अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू किया गया, ठीक वैसे ही जैसे धीरूभाई ने किया था। अपने शेयर की कीमत पर मंदी के हमले को प्रति अपनी प्रक्रिया व्यक्त करते हुए 10 मई 1983 को पेश एक लिखित उत्तर में मुखर्जी ने कहा कि 1982 के बीच और अप्रैल 1983 में 11 प्रवासी भारतीयों ने कितने मूल्य के शेयर और डिबेंचर खरीदे थे। 2 भारतीय कंपनियों के में जिस 225.2 मिलियन रुपए थे वह था जो व्यापक रूप से माना जाता है कि 2 कंपनियां एस्ट्रोकॉर्ड्स और DCM थी जो कि हमलावरों के निशाने पर थी। हालांकि 16 मई 1983 की कलकत्ता स्थित बिजनेस स्टॉक बताया गया कि वास्तविक में सारा निवेश एक ही कंपनी के रिलायंस में किया गया था। विदेशों में निवेश कंपनियों द्वारा माना जा रहा था। ये निवेश कंपनियां स्वयं रिलायंस को प्रमोटर फिर धीरूभाई अंबानी की है। कपड़ा और वामपंथी पक्षियों ने नेता प्रोम मधु के सवालों का जवाब देते हुए दंडवित ने 26 जुलाई को मुखर्जी ने 11 कंपनियों की सूचीबद्ध किया और जिनमें निवेश की अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि रिलायंस सभी यूनाइटेड किंगडम में पूंजीकृत कंपनियां थीं। पारंपरिक नामों में से 11 में से अपनी टूटी लैंपल के कारण चर्चित रहे। मगरमच्छ निवेशों और असफलताओं निवेश रिलायंस की निवेश नई योजनाओं के तहत NIRI द्वारा किए गए सभी निवेशों को विदेशों का 98% हिस्सा है। आलोचनाओं को पर सुझाव के देते हुए ये धीरूभाई के लिए तैयार की गई एक नीति है। चौंकाने वाले सुराग बिजनेस के स्तर पर साथ ही द टेलीग्राफ द्वारा उठाए गए। कलकत्ता के आनंद बाजार पत्रकार समूह के मानक एक ग्रेग नगर प्रेस जिसमें बहुत कम था। मुखर्जी के लिए समय भले ही बंगाली थे। 16 सितंबर को टेलीग्राम संवाददाताओं ने पाया कि नामी कंपनी अस्तित्व में ही नहीं। 2 महीने बाद 16 नवंबर को टेलीग्राम में बताया गया कि 11 नामित कंपनियों में से 8 UK रजिस्टर्ड दिखाया गया है, लेकिन पंजीयन के लिए आवेदन ही नहीं किए थे। भारतीय संसद में मुखर्जी ने जवाब के अगले दिन 27 जुलाई 1983 तक दर्ज किया गया सभी
ही चैनल के माध्यम से एक ही ग्राहकों के निवेश पर बनाए गए हैं। 22 नवंबर को जैसे ही संसद में समाप्त के लिए उठाने वाली थी, मुखर्जी अपने 26 जुलाई के उत्तर के सुधार प्रस्तुत किया और कंपनी के वास्तव में पंजीकृत थी। ऑयल ऑफ मैन आर्यशीन सागर में छोटा द्वीप समुदाय मुखर्जी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे गैर तकनीकी रूप से सही हैं। द्वीप एक ब्रिटिश शासित राज्य है जिसका हिस्सा है यूनाइटेड किंगडम, लेकिन भारतीय ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चैनल द्वीप समूह की तरह उनके पास भी है। उनके पास पर कानून है और उनको अपनी अधिकांश आय अपने आश्रय प्रदान प्राप्त किया करता है। विदेशी मुखर्जी ने अपनी कंपनी का नाम में कुछ अन्य चोटें भी सुधारी। उनके अलावा उनको क्रोकोडाइल लिमिटेड और प्योस ऑरेंज लिमिटेड थी। संपादकीय से पूछा गया कि केंद्रीय बैंक ने क्या थी। पत्रकार इतनी बारीकी से जांच की थी कि NRI योजनाओं के तहत कंपनियां वित्त मंत्रियों भी नहीं मिल सकी है। निवास अधिकार पर प्रणब मुखर्जी वित्तीय मंत्री या रिलायंस शीर्षक था। टेलीग्राम के नेता में सदस्यों के अधिक सवालों के समान करने का एक प्रयास किया गया। 14 सितंबर को विशेषाधिकार प्रस्ताव कांग्रेस बहुमत द्वारा अस्वीकृत। मुखर्जी ने जोर देकर कहा कि नियमों के अलग अलग स्थानों को कोई सामग्री नहीं बनाती। पात्रा के बारे में मतभेद के सांसदों से अपील की कि इस योजना को लागू न करें। RBI के पास था बहुत संख्यक शेयरधारकों के बारे में प्रमाणित बयान देखे गए, लेकिन उनकी पहचान हो सकती थी। बैंकर ग्राहकों ने गोपनीय के आधार पर प्रकट नहीं किया जाएगा। अगर काला धन था, NRI योजना के माध्यम से लूटे जाने के कारण ये देखभाल के अन्य कानून। प्रेस में जल्द ही ऑयल ऑफ मैन सुराल के अनुसरण किया गया। जनवरी 1984 में इंडिया टुडे और अन्य प्रकाशनों से पता चला कि कंपनियों की खोज से पता चला कि 11 कंपनियां थीं। तो 1979 और 1982 के बीच में पंजीकृत किया गया। शुरू में शुरुआती अंग्रेजी नामों से के साथ निर्देशक जुलाई 1982 में स्वामित्व और निर्देशक बदले गए थे। अचानक 60% प्रत्येक कंपनी के प्रतिशत से 80% शेयर पूंजी वाले लोगों के थी। भारतीय नाम अधिकतर अपमान उत्साह के साथ 11 में से 10 कंपनियां, क्योंकि सामान्य निर्देशक शार्क लेवल के चैनल द्वीप में रहने वाले 2 अकाउंटेंट थे। डोनली और उनके बेटे जॉन डोनली दोनों जाने माने सूत्रधार माने जाते हैं। विभिन्न टैक्स हेवेस और होल्डिंग कंपनियों के हजारों निर्देशक पद की दुनिया 8 कंपनियों में से सबसे बड़े शेयरधारकों का एक कृष्णा ही पाए गए। शाह और इंग्लिश मेडिलेंस शहर और लिसेस्टर के निवासी और उनकी पत्नी के 3 बेटे और 1 बहू और 5 कंपनियों के प्रफुल्लित और वे नीलनी शाह नाम के एक दंपति और फिलिसिंग न्यूयॉर्क में रहने वाले निर्देशक थे। 4 कंपनियों में से 2 में से एक थी जो जिबूती की निवासी और चमन लाल और ज्योति धामनी और उनके बोर्ड पर है। केवल में एक कंपनी टिकटॉट इन्वेस्टमेंट के बोर्ड में भारतीय नाम में थी। प्रेस में इंडिया टुडे में बताया गया कि कृष्णा शाह के एक पूर्व लेचेस्टर शहर था। फाउंडर के कहना पद में हुआ 1979 में ब्रिटेन में आए थे। शुरुआत में अन्य रूप से काम किया था। अपने खुद की दुकान खोलने और एक छोटी सी दुकान को स्थापित करने के लिए पहले वो ब्रिटिश की रेल के साथ ट्रेन गार्ड बुना हुआ कपड़ा कारखाना वे उनके केवल 5 लोग कार्यरत थे। शाह ने मैगजीन से रिपोर्टर से कहा कि वे ऑयल ऑफ मैन में कंपनियों बारे में कुछ नहीं जानता है। कंपनियों में से किसी के निवेश के बारे में उल्लेखनीय रूप से अच्छी जानकारी थी। हालांकि भारत में 20 अगस्त 1982 को RBI ने 1 लाख रुपए की सभी सीमा हटा दी थी। अनुवांशिक भारतीय द्वारा कुछ एक कंपनियों के शेयर निवेश और 3 दिन बाद ऑयल ऑफ मैन की 3 कंपनियां 20 मिलियन रुपए के निवेश के लिए केंद्रीय बैंक के आवेदन किया। प्रत्येक रिलायंस ने 24 सितंबर के 4 अन्य कंपनियों के साथ आवेदन किया। 6 कंपनियों में से एक ही दिन 15 अक्टूबर को अपनी शेयर खरीदी थी।
शेयर के मूल्य तत्कालीन बाजारों के मूल्य से महत्वपूर्ण छूट थी, जबकि प्रत्येक कंपनी के पास केवल 200 यूरो चुका पूंजी थी। उनके 3 प्रबंध किया गया, प्रत्येक में 1.6 मिलियन 5 मिलियन के अमेरिकी डॉलर के समान राशि उधार देने के लिए यूरोपियन एशियाई बैंकों से बात करना। 26 अक्टूबर 1982 को कोलंबो श्रीलंका बैंक में शाखा के माध्यम से M3 उसी कीमत के पर रिलायंस के शेयर खरीदे 128.4 रुपये का एक अच्छा टुकड़ा था। जांच में लेकिन धीरूभाई को कोई लीक नहीं मिला और कई सवाल अनुरुद्ध रहा गया। यदि पत्रकारों ने उनके प्रश्नों को गुजराती प्रवासियों के व्यापक रूप से फैलाया होता तो वह ऐसा कर सकते। एक बहुत पुराना कनेक्शन खोजा। मगरमच्छ में अग्रणी नाम फेस्को एट ऑल। ये एक वही कृष्णकांत शाह हैं और साथी छत्र कार्यरत थे जिन्हें धीरूभाई थे। जूनागढ़ में 1947 में संपादकीय दंगे के बाद जेल के बाहर आने की मदद की और अपनी शिक्षा के पूरी करने के बाद शाह परिवारों के व्यवसायिक में शामिल होने के वापस चले गए थे। केन्या 1964 में एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम करने के लिए अकेले ही ब्रिटेन चले गए। 2 साल के लिए वे और फिर 8 साल के लिए रेलवे गार्ड के रूप में 1970 में उन्होंने ब्रिटिश रेल छोड़कर अब और रजिस्टर और हॉटिंगन रोड पर हार्डवेयर और साड़ियाँ बेचने की अपनी दुकान खोली। बर्तन और धार्मिक मूर्तियाँ और ऊपरी मंजिलों पर रहना उनके ग्राहकों के आधार पर उनके रजिस्टर का एक गट्ठा होने वाले एक गुजराती थे। 1972 में 48 घंटे के नोटिस पर भारतीय प्रशासन द्वारा जुगाड़ के निष्कासन और भी बहुत अच्छा कुछ जो कि कनाडा के वाणिज्य के अफ्रीकीकरण के द्वारा केन्या से धीरे धीरे निचोड़ से 1990 के दशक के मध्य से शहर के 4 लाख आबादी में से लगभग 1/4 अप्रवासी थे। उनमें से लगभग 80,000 दक्षिणी एशियाई थे। लगभग सभी 65,000 हिंदू गुजराती थे। शाह में अपनी प्रवासियों में से पैसा कमाने में कई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी बजाय वह में वोट मांगे 1983 में लेजिस्लेटर सिटी के काउंसिलिंग के लिए निर्वाचित हुए। ब्रिटेन में नगर परिषद में पहले दक्षिण एशियान बने और 10 वर्ष तक सेवा की। साड़ी के मालिक S.B. खंडेलवाल याद करते हैं कि वे कई महान व्यवसायिक नहीं थे। शहर में मंदिर एम्पेरियम हाउस काउंसिलिंग के जाने के लिए अक्सर दुकान जल्दी बंद करने देते थे। व्यावसायिक स्पष्ट रूप से शाह के पास रिलायंस शेयरों में लगाने के लिए लाखों डॉलर नहीं थे या उनके माध्यम से विस्तृत स्वामित्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए वित्तीय ज्ञान ऑयल ऑफ मैन जहां वह अपने कभी नहीं किया था। फ्री में एक विदेशी बैंक के ऋण लेने के लिए लंका ऑयल ऑफ मैन कंपनी के माध्यम में भारत के शेयरों को खरीदी और वित्त पोषण करेगी। ये हालांकि उन्होंने धीरूभाई के साथ संपर्क बनाए रखना था और उनके पत्नी इंदुबेन उनकी दोस्त बन गई थी। पत्नी कोकिलाबेन की ब्रिटेन में कपड़ा मशीनरी खरीदने के लिए धीरूभाई यात्रा पर जाते थे। शाह के साथ में जब वह अपने रिलायंस के निर्यात प्रबंधक रिभाल मुझाल के परिचय कराया। रजिस्टर में कई दक्षिणी एशियाई खुदरा विक्रेता 1972 में धीरूभाई ने अपनी पत्नी को लेकर आए थे और अपने बच्चे छुट्टियों के लिए ब्रिटेन और दोनों परिवारों के कुछ समय के साथ बिताया। उसके बाद वर्ष बाद शाह ने सबसे बड़े बेटे कैलाश ने हाल ही में डिप्लोमा पूरा किया। कपड़ा निर्माण और नरोदा रिलायंस फैक्ट्री में नौकरी करने चला गया, जहां पे वह था। वह अपने पिता को कई नई बुनियादी तैयार करने के लिए मदद के लिए रजिस्टर लौटने से पहले 5 साल तक रुके थे। व्यावसायिक पहने 1977 में धीरूभाई कैलाश शादी के 2 कार्य प्रदान की। 1986 में से एक ताज़ा विवाद के बीच में कृष्णकांत शाह ने की मृत्यु हो गई। रहस्य में यह ऑयल ऑफ मैन कंपनियों के 1995 के एक बैठक में कैलाश शाह ने कहा कि उनके पिता और उनके धीरूभाई के बीच में कोई व्यावसायिक संबंध नहीं था। पूछा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि हालांकि भारतीय और जांचकर्ताओं के उनके परिवार को मुखौटे के रूप में चुना था।
वह यही कहेगा कि मुझे नहीं पता कैसे धीरूभाई ने इससे कोई नाता नहीं था। ऑयल ऑफ मैन का संकेत 1990 के दशक के मध्य भारत में उपस्थित से मिला। पीटर हेनविन ऑयल ऑफ मैन राजधानी की एक कंपनी चलाने वाला एक अकाउंटेंट डगलस, जिसने इंटरनेशनल ट्रस्ट फॉर कहा जाता है, जो हेनवुड थे, 1980 के दशक के दौरान तटीय ओलंपिक शहर के लिए स्वामित्व के परतों के व्यवस्था करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई देशों के हेवन के माध्यम से धीरूभाई हेनविन और उनकी गरीबी बन गए थे। आकर्षण पत्नी, जिस पर उन्होंने महंगे उपहारों के वर्षों की, बहुत बाद में हेनविन ने अन्य भारतीय व्यापारियों को अपने से प्रदान प्रयास किया है। धीरूभाई चिंतित हो गए। उन्होंने हेनवुड को अपनी भारत यात्रा के दौरान अपने साथ ले लिया। को अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए हेनवुड ने अपने भारतीय वकीलों को एक अग्रणी फर्म और परामर्श किया। 1982 से 1984 के वर्षों में धीरूभाई को रिलायंस के भीतर समस्या को सामना करना पड़ा। परिवार 1982 में बॉम्बे एक कनिष्ठ कार्यालय कर्मचारियों ने रिलायंस के प्रबंधन के पास याचिका दायर की, कम वेतन और बिना छुट्टियों के लंबे समय तक काम करने के लिए बाध्य होने के बारे में ओवरटाइम भुगतान हुए। दोनों ने एक ट्रेड यूनियन मुंबई मजदूरों में शामिल होने का प्रयास किया। आर.जे. मेहता द्वारा संचालित सभा और लगभग 350 को बिना किसी नोटिस के बर्खास्त कर दिया गया। जाहिर तौर पर एक ही संगठन के आधार पर सबके अन्य रिलायंस कार्यालयों का स्थानांतरित कर दिया गया। गुजरात प्रख्यात कर्मियों ने अपने बाहुबलियों ने कार्यकर्ताओं को एक पिटाई की और उपकर्मियों को प्रबंधक की एक टाइपिस्ट पर पिस्तौल लहराई। दिसंबर 1983 में धीरूभाई ने अपनी सभी 12,000 फैक्ट्रियों के लिए एक विशेष दोपहर के भोजन का आयोजन किया। नवरात्र में कर्मचारी अपनी बेटी दीप्ति और सत्ताराज सालगावस्कर ने शादी के जश्न मनाने के लिए गोवा में एक समुद्री लोहे अयस्क के खदान का उत्तराधिकारी। यह एक प्रेम विवाह था जो राजसला गावकर का बॉम्बे के अलॉटमेंट रोड पर उनकी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रह रहे। अंबानी जब दीप्ति से मिलने, लेकिन धीरूभाई के लिए ये प्रतिष्ठा था, जैसा कि उनके साथ हुआ था। वह एक टाइकून के रूप में उभरे। शादी के सौंदर्यपूर्ण माहौल ने फैक्ट्रियों के फर्श पर कुछ मिश्रित भावनाओं को छिपा दिया। नवरात्रा का कार्यकाल उबल रहा था। कुछ समय ही महीनों के कपड़ा उद्योग के हाथ लग गए थे। वेतन वृद्धि और टाइम का भुगतान और ठेका श्रमिकों के हटाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। धीरूभाई ने अपने प्रभावी ढंग से अपने बड़े भाई रमणिक भाई को प्रबंधन से अलग कर दिया। निरोध का वह अपने छोटे अनिल का प्रभारी बनाया। अगस्त 1984 में कंपनी ने अपने 160 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया और घोषणा की कि एक कंपनी यूनियन रिलायंस परिवार के प्रतिनिधित्व सभा का गठन करती, जिसमें 6,700 कर्मचारी और 1,800 कर्मचारी शामिल है। उनका अवधारणा हमारे ढांचे के यूनियन का कोई स्थान नहीं है। कंपनियों के कर्मी, महाप्रबंधक और प्रशासन H.N. अरोड़ा ने अपने समाचार पत्र में बताया कि ये एक असंभवता का विश्वास करते हैं। प्लांट के भीतर प्रबंधन और आंदोलन का जारी रखा। 28 अगस्त की सुबह कंपनी ने अचानक घोषणा की कि काम बंद हो रहा है। ये संयंत्र बंद कर दिया गया है। गेट पर इतना कर रहे गुजरात राज्य पुलिस और पुलिस रिजर्व के दस्तों के अंदर धावा बोल दिया। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों की लाठियां और आंसू गैस का हमला धीरूभाई का इस प्रकरण के बाहर हो गए। लेकिन अफसोस था तो न केवल पहले हार का था अपने कारखानों के कार्यालय के साथ आत्मीय, लेकिन रणिक भाई अंबानी और उनके बीच बहस अनिल ने धीरूभाई के बड़े भाई को धीरूभाई के दूरी बनाने के लिए प्रेरित किया था। कंपनी का संचालन जब धीरूभाई अपनी जई आम बैठक के लिए आगे बढ़े तो उन्हें शानदार सफलता मिली। मई 1985 जो कुछ काली छायाएं लेकर आए, उनका विरोध करने के वाले कई लोग थे। राज्य की शक्तियों के और प्रदर्शन के पर कुचलता जा सकता है।
वह नियंत्रण कर सकता था। पुलिस की लाठियां और आंसू गैस की उनके कर्मचारियों पर गिरी, परिवर्तन और छापे जो उन पे पड़े, व्यावसायिक प्रतिद्वंदियों या उनके सिविल सेवकों को दिए गए अपमानजनक स्थानांतरण जिन्होंने उसे रोका, योजनाएं और सत्तारूढ़ कांग्रेसों के साथ उनके संबंधों को लेकर विपक्षी दल सतर्क थे। पार्टी और इंदिरा गांधी का कार्यकाल किसी भी प्रश्न के बारे में बहुत ही प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। रिलायंस ने न केवल जनता का मुद्दे दंडवत और मार्क्सवादियों जैसे राजनेताओं के प्रोत्साहित किया। सोमनाथ चटर्जी हो या भारतीय जनता पार्टी के जसवंत सिंह अधिक दबाव डाले। धीरूभाई के पास आलोचक और उनके सवाल पूछने वाले दुश्मनों की सूची बढ़ती जा रही थी। केवल उनके जटिल तेज विकास के उसकी उच्च स्तरीय सुरक्षा की अचानक हटाने की आवश्यकता थी। ऑपरेशन के खातिर खतरनाक तरीकों से उजागर किया जाना है। ये था हमारा रिच डैड पुअर डैड का जो कि लेसन 6। ये आपको कैसा लगा? क्योंकि अगर पीछे के चैप्टर आपको देखने हैं तो हमारे आप प्लेलिस्ट में जाकर पीछे का चैप्टर दे सकते हैं। इस चैप्टर को हमने देखा, ठीक। तो फ्रेंड्स, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।